एक्सेल पे वर्क करने के लिए सबसे पहले अपन एक्सेल को यूज करते हैं। जैसे किसी के पास एक्सेल अगर इंस्टॉल नहीं होगा तो वो बता देना। आप दोनों आप लैपटॉप लाए हो ना? लाए हो तो फिर ओपन कर सकते हो, साथ में आप कर सकते हो। ठीक है, एक्सेल पे वर्क करने के लिए सबसे पहले तो अपन एक्सेल को सर्च करके इसे लॉन्च कर देते हैं। सबसे पहले इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं कि एक्सेल में एक्चुअल में होता क्या है, क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। आपने इसके पहले यूज किया हुआ है ना एक्सेल? और आपने आपने नहीं किया? अच्छा, ठीक है। सबसे पहले जैसे आप एक्सेल को लॉन्च करोगे आपको इस तरीके की कुछ विंडो मिलेगी। इसमें जहाँ पे अपन मेनली वर्क करते हैं वो यहाँ पे रहता है। यहाँ पे जो ब्लॉक्स दिख रहे हैं जहाँ पे एक्चुअल में अपन डेटा को एंटर करते हैं, आप इस ब्लॉक को क्लिक करके इसे सिलेक्ट कर सकते हो, डेटा को एंटर करके एंटर कर सकते हो। इनको यहाँ पे सेल्स कहते हैं। सेल बेसिक यूनिट है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है जहाँ पे आप डेटा को एंटर करते हो और कोई भी फॉर्मूले फंक्शन कैलकुलेशन यहाँ पे वर्क की जाती है। अब यहाँ पे शीट पे मल्टीपल सेल्स होते हैं। ठीक है, ये जो सेल्स होते हैं ये अरेंज होते हैं रोज और कॉलम के फॉर्म में। इसमें जो ए बी सी डी करके दिख रहे हैं ये सारे वर्टिकली अरेंज है कॉलम्स, इनको कॉलम्स कहते हैं। और यहाँ पे जो 1 2 3 करके आपको रोज अरेंज दिख रही हैं इनको यहाँ पे रोज कहते हैं। यहाँ पे जो कॉलम्स होते हैं ये ए बी सी डी से लेके जेड तक के तो जाते हैं और उसके बाद फिर कॉम्बिनेशन भी बनते हैं। और ये लगभग यहाँ पे कितने रहते हैं कॉलम्स? यहाँ पे कुछ 16,000 से अबव रहते हैं। जो रोज रहती है वो भी यहाँ पे बहुत सारी रहते हैं। कितनी रहेंगी? लगभग 10,48,000 से अबव। जैसे यहाँ पे अगर देखा जाए तो शीट के एंड में 10,48,576 इतनी रोज रहती हैं। अब ये जो सेल्स के कॉम्बिनेशंस होते हैं जो रोज और कॉलम बनाते हैं, ये पूरा जो कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाता है वो इसे एक शीट कहते हैं अपन। मोस्टली इसे वर्क शीट कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो यहाँ पे शीट 1 लिखा है क्योंकि अभी अपन सिर्फ एक ही शीट पे काम कर रहे हैं। जैसे इस पे डेटा आ जाता है, आप दूसरी शीट्स पे और बनाना चाहते हो तो आप प्लस करके मल्टीपल शीट्स बना सकते हो। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये शीट 1 शीट 2 करके आता है, आप इसे रीनेम भी कर सकते हो डबल क्लिक करके। ठीक है, तो आप मल्टीपल शीट्स बना सकते हो यहाँ पे। दूसरा, ये जो मल्टीपल शीट्स होती है जैसे एक बुक में मल्टीपल पेजेस होते हैं वैसे यहाँ पे इस फाइल में मल्टीपल शीट्स है। इसके जो कलेक्शन होता है इसे एक वर्कबुक कहते हैं। जैसे अगर मैं इस फाइल को सेव कर देता हूँ तो इसकी फाइल पे गए और इसे सेव एज कर दिया और मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप पे लोकेशन सेलेक्ट करके या फिर ब्राउज करके आप और भी मल्टीपल लोकेशन पे जाके कर सकते हो। जिससे मैंने ब्राउज किया, डेस्कटॉप पे गया और यहाँ पे 12 PM करके एक फाइल सेव कर दी। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको ये फाइल मिल रही है, ये जो 12 PM करके बनी है, इसको एक वर्कबुक कहते हैं। ये कलेक्शन ऑफ शीट्स रहता है और मेनली जब आप इस पे वर्क करते हो तो आप एक फाइल पे ही वर्क कर रहे हो, तो फाइल को ही वर्कबुक कहते हैं यहाँ पे। अब जब आप यहाँ पे वर्क कर रहे होते हो तो आपने जो डेटा लिखा है वो कहीं पे भी लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने डेटा लिखा कि 4,000 की सेल्स यहाँ पे किसी का नेम लिख दिया। तो अब यहाँ पे आप ये कैसे बता सकते हो कि आपका डेटा एक्चुअल में लिखा कहाँ पे? उसको पता करने के लिए आप यहाँ पे एड्रेस का इस्तेमाल करते हो। एक्सेल में जो एड्रेस होते हैं वो कैसे बनते हैं? जैसे 4,000 मैंने कहाँ लिखा है, तो 4,000 किस कॉलम पे लिखा है? जैसे बी वाले कॉलम पे है और ये सेकंड वाली रो पे है। इन दोनों का इंटरसेक्शन में सिर्फ एक ही सेल आएगा। मतलब हर एक कॉलम हर एक रो के इंटरसेक्शन में सिर्फ एक सिंगल सेल आता है। तो जैसे आप इस पे क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे एड्रेस बार पे दिख जाता है कि B2 करके है। अब जैसे इसका पता करना है तो ये ई वाले में है और 3, तो इसका एड्रेस क्या हो जाएगा? E3। दूसरी चीज, आप यहाँ पे जब डेटा को एंटर कर रहे होते हो तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें एंटर करते हो आप, फॉर्मूले फंक्शन कैलकुलेशन, बहुत सारी चीजें एक सेल के अंदर आती है। जैसे अगर मैं एक फंक्शन को इस्तेमाल कर रहा हूँ और इसको एंटर कर, तो मैंने लिखा तो ये है इक्वल टू सम 2 3 4, मगर इसे एंटर करने के बाद आपको 9 दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, अगर आपको विजिबली सिर्फ 9 दिख रहा है मगर इसके अंदर फॉर्मूला कुछ और है
तो इस पे क्लिक करने के बाद ऊपर एक फॉर्मूला बार होता है जिसमें आप फॉर्मूला चेक कर सकते हो कि इसका एक्चुअल में लिखा क्या है इस सेल के अंदर, क्योंकि लिखना डिफरेंट हो सकता है, विजिबली बाहर कुछ और दिख सकती है वैल्यू। चीज़ों को एडिट करना है तो इसको 9 पे क्लिक कर दोगे और कुछ लिख दोगे ना तो वो अपडेट हो जाएंगी चीज़ें। अगर उस फॉर्मूले को एडिट करना है तो डबल क्लिक करके आप उस पर एडिट कर सकते हो। बाद में जैसे यहाँ पे कोई सा भी आप डेटा लिखते हो तो इसको मॉडिफिकेशन करना है, इस पर कुछ वर्क करना है, इस पर कुछ टूल्स अप्लाई करना है, तो यहाँ पे आपके पास मल्टीपल टूल्स रहते हैं। ये जो टूल्स रहते हैं इनका कलेक्शन को एक रिबन कहते हैं। ठीक है, अब जैसे फॉन्ट की स्टाइल पे कोई वर्क कर रहे हैं टूल्स, तो ये सारे टूल्स फॉन्ट की स्टाइल में, तो ये सब ग्रुप आ जाता है एक। तो ऐसे एक अलाइनमेंट का ग्रुप है, नंबर का, स्टाइल का, फॉन्ट का, ये मल्टीपल ग्रुप्स हैं। और ऐसे मल्टीपल टैब्स हैं, हर एक टैब के अंदर एक रिबन रहती है और उसके अंदर अलग अलग टूल्स रहते हैं। जिन टूल को आप बहुत बार बार इस्तेमाल कर रहे होते हो तो आप उनको है ना यहाँ से क्विक एक्सेस बार में रख सकते हो। यहाँ पे फाइल का नेम दिख जाता है। ठीक है, तो ये सारी बेसिक चीजें होती हैं जिसको अपन यूज करेंगे। अब यहाँ पे अपन एक सैंपल डेटा बना के देखते हैं। ठीक है, कि डेटा को एक्चुअल में एंटर कैसे करते हैं, क्या क्या काम करते हैं। जैसे अपन ने मान लो यहाँ पे बनाया प्रोडक्ट। ठीक है, अब जब आप डेटा को एंटर कर रहे होते हो तो आपको जरूरत पड़ती है मूव करने की, कि आप एक टेबल बना रहे होते हो तो आप रोज और कॉलम में डेटा को स्टोर करते हो। ठीक है, तो अब जैसे मैंने प्रोडक्ट लिखा, मेरे को प्रोडक्ट, उसकी क्वांटिटी और सेल्स को इनपुट करना है। तो जब आप डेटा को एंटर कर रहे होते हो तो अब मेरे को इस वाले सेल पे लिखना है, तो आप इस पे मूव करने के लिए एरो की का यूज कर सकते हो या फिर टैब का यूज कर सकते हो। टैब से भी आप राइट तरफ मूव होते हो। जैसे मैंने यहाँ पे क्वांटिटी लिख दिया और फिर यहाँ पे सेल्स लिख दिया। अब जब मेरे को इसके नीचे डेटा को एंटर करना है तो फिर मैं एंटर वाली की को प्रेस कर सकता हूँ, तो एंटर करेंगे तो वो डायरेक्टली वहां पे नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो या तो आप एरो कीज का यूज कर लो या फिर एंटर और टैब का। जैसे अपन ने प्रोडक्ट ले लिया। ठीक है, इस तरीके से एक सैंपल डेटा बना के देखो आप लोग। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं यहाँ पे, जैसे आपने डेटा को एंटर कर लिया, उसके बाद ये वाला पार्ट आपका डेटा है और यहाँ पे जो टेबल्स के कॉलम्स के जो हेडिंग होती है इसको हेडर्स कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे आप हेडर्स को और डेटा को थोड़ा सा अपीलिंग बनाना चाहते हो, मतलब दिखने में थोड़ा सा अच्छा रहे, तो आप इस पे ऊपर के कई सारे टूल्स को अपन इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको हेडर्स को सही करना है थोड़ा, तो सबसे पहले आपको डेटा को सिलेक्ट करना पड़ेगा। जितना भी डेटा पे आप वर्क करना है उतना पूरा सिलेक्ट करना रहेगा। सिलेक्ट करने के लिए आप शॉर्टकट को यूज कर सकते हो। ठीक है, एक सिंपल शॉर्टकट है, तो माउस से भी आप क्लिक कर सकते हो। जैसे आप डबल क्लिक करते हुए अगर ड्रैग करते हो तो वो पूरा सिलेक्ट हो जाता है। ठीक है, ये सबसे सिंपल होता है। मगर ये वाली जब डेटा बहुत ज्यादा लार्ज होता है ना तो थोड़ी प्रॉब्लम आती है, तो अपन कुछ शॉर्टकट का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहला शॉर्टकट है डेटा को सिलेक्ट करने के लिए, कि सबसे पहले तो अपन मूवमेंट देखते हैं। जैसे अगर मैं एरो कीज को यूज कर रहा हूँ, अब जैसे मान लो ये यहाँ तो सिर्फ 3 ही प्रोडक्ट लिखे मैंने, अगर 10,000 होते तो मैं ऐसे करके नीचे तक नहीं जा सकते, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करते हो, यहाँ पे कुछ शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हो। जैसे कि अगर आपको डेटा के एक्सट्रीम एंड तक जाना होता है तो आप कंट्रोल को होल्ड करते हुए फिर एरो कीज का इस्तेमाल करते हो, तो इससे आप डायरेक्टली डेटा के एंड टू एंड मूव कर सकते हो। डेटा के अंदर होगे तो डेटा के एंड टू एंड मूव करोगे, डेटा के बाहर रहोगे मतलब सिलेक्टेड सेल आपका बाहर होगा तो आप एक्सट्रीमली पूरी शीट के नीचे आ जाओगे, शीट के राइट साइड लेफ्ट तरफ। ठीक है, आया, कंट्रोल से काम कर रहा है। इस तरीके से अपन एंड टू एंड मूव कर सकते हैं। अगर आपको डेटा को सिलेक्ट करना होता है तो उसका शॉर्टकट होता है शिफ्ट की से।
अगर आप शिफ्ट को होल्ड करते हुए मतलब पहले तो उस सेल पे चले जाओ जहां से डेटा को सिलेक्ट करना शुरू करना है, फिर शिफ्ट को होल्ड करके आप मूव कर सकते हो। जैसे राइट तरफ मूव करोगे तो वो वहां उतना सिलेक्ट करेगा, नीचे सिलेक्ट करोगे तो वो नीचे सिलेक्ट कर लेगा। अब इसमें भी आपको एरो कीज को मल्टीपल टाइम प्रेस करना पड़ता है शिफ्ट के लिए। अगर ऐसे 10 कॉलम है, 20 कॉलम है, और या फिर पूरे कॉलम को सिलेक्ट करना है, उसमें भी 10,000 रोज हैं, तो इन दोनों को कंबाइन भी कर सकते हो। जैसे कंट्रोल एंड टू एंड मूव करने के लिए और शिफ्ट सिलेक्ट करने के लिए। तो अगर कंट्रोल और शिफ्ट को होल्ड करते हुए आप एरो कीज को यूज करोगे ना, तो वो पूरा उतना एरिया सिलेक्ट कर लेता है। ठीक है, आ गया। ये शॉर्टकट कीज बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेंगे अपन, तो इन सबको याद रख लेना, हुआ तो नोट कर लेना। अब जैसे अपन ने पहले जितना एरिया पे आपको वर्क करना है उतना पूरा सिलेक्ट कर लिया, और उसके बाद फिर आप यहाँ पे टूल्स को इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे अगर आपको आपकी फॉन्ट स्टाइल को चेंज करना है तो आप यहाँ पे इसको यूज कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे कुछ स्टाइल ले सकते हो, उनका साइज डिसाइड कर सकते हो, उन्हें बोल्ड करना है, इटैलिक, अंडरलाइन, तो ये सारे आप यहाँ से यूज कर सकते हो। ठीक है। अगर आपको बैकग्राउंड का कलर मतलब सेल के बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है, तो ये जो बकेट वाला साइन है, हालांकि ये जो माइक्रोसॉफ्ट के टूल्स आपने यूज करे होंगे कॉलेज में असाइनमेंट बनाते वक्त, तो वर्ड, तो ये काफी सारे टूल्स है ना, सब मैच करते हैं उनसे। पावर पॉइंट, वर्ड, सबसे मिल जाएंगे आपको। जैसे ग्रे कलर बैकग्राउंड के लिए कर दिया, ए वाला जो है ये फॉन्ट कलर के लिए होता है, जैसे आपने ग्रीन कलर फॉन्ट के लिए कर दिया, तो इस तरीके से आप फॉन्ट स्टाइल पे वर्क कर सकते हो। अब जैसे इस पूरे टेबल पे ही आपको बॉर्डर्स अप्लाई करना है, तो आप एक और शॉर्टकट को यूज कर सकते हो। डेटा के अंदर क्लिक करने के बाद कंट्रोल ए प्रेस कर दो, तो ये पूरे टेबल को सिलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये दोनों शॉर्ट मतलब ये जितने भी, हाँ, कंट्रोल ए, ये जो शॉर्टकट है ना, दोनों अलग बिहेव करते हैं। अगर डेटा के अंदर होते हो तो अलग बिहेव करते हैं, डेटा के बाहर होते हो तो अलग बिहेव करते हैं। जैसे डेटा के बाहर क्लिक करने के बाद कंट्रोल ए कर दिया होता ना, तो पूरी शीट सिलेक्ट होगी, मगर डेटा के अंदर क्लिक करने के बाद कंट्रोल ए करोगे तो सिर्फ डेटा ही सिलेक्ट होता है। हाँ, ये सबके नोट्स बनाते हुए भी चल देना। जैसे आपने वर्क किया तो आपको शायद याद हो सारे। हाँ, तो आप ना इन सबको नोट्स करते हुए चलना। सिलेक्ट ऑल के लिए रहेगा, कंट्रोल के साथ एरो की से आप एंड टू एंड मूव कर सकते हो। ठीक है, शिफ्ट और एरो की से आप सिलेक्ट करते हो, और कंट्रोल शिफ्ट और एरो कीज, इन तीनों का कॉम्बिनेशन से आप एक पूरा एरिया सिलेक्ट कर सकते हो। हम्म, आ गया। हाँ, अब जैसे अपने को पूरे इस पे बॉर्डर अप्लाई करना है, तो आप डेटा के अंदर क्लिक करके कंट्रोल ए करके, ये बॉर्डर वाला सेक्शन होता है। अब इसको अगर ड्रॉप डाउन आप करते हो तो मल्टीपल ऑप्शन मिल जाएंगे आपको बॉर्डर अप्लाई करने के। इनको आप एक्सप्लोर कर सकते हो। जैसे ऑल बॉर्डर्स जो है, वो हर एक सेल के हर एक कॉर्नर्स पे बॉर्डर अप्लाई कर देता है। जैसे इसको अप्लाई कर दिया, तब आपको एक थिक बॉर्डर मिल जाएगी। इसके एरो पे क्लिक करो, और फिर ऑल बॉर्डर्स दिखेगा नीचे आपको। पहले डेटा सेलेक्ट कर लिया उतना, और फिर उसके बाद फिर अपन ऑपरेशन करते हैं। बीच में दिख जाएगा यहाँ पे, ये देखो, ये पहले तो डेटा को पहले सिलेक्ट करा, पहली स्टेप,
दूसरी स्टेप ये जो बॉर्डर्स वाला है ना, इसके एरो पे गए। इधर मैं नीचे कर रही हूँ बेटा। हाँ, वही। नहीं नहीं, ये फॉन्ट की स्टाइलिंग अपन टूल्स ऊपर मिलेंगे आपको। सेलेक्ट करना वापस से बताओ ना क्या कंट्रोल ए। हो गया। मैंने सेलेक्ट किया कंट्रोल में तो मेरा पूरा हो रहा है सेलेक्ट। नहीं नहीं, मैंने बताया शीट पे क्लिक करोगे मतलब डेटा के बाहर, तो पूरी शीट सिलेक्ट होगी। डेटा के अंदर क्लिक करने के बाद फिर कंट्रोल ए करना, क्योंकि ये दोनों बिहेव अलग करते हैं। डेटा के अंदर शॉर्टकट बिहेव अलग करेंगे बॉर्डर अप्लाई करने में। बॉर्डर्स मुझे दिखते नहीं है। बॉर्डर्स यहाँ पे देखो स्क्रीन पे, यहाँ पे ये है बॉर्डर्स का। मैंने कलर कर दिया ना तो वो देखता है। अच्छा, बॉटम बॉर्डर हो रही है। हाँ यहाँ पे बॉटम टॉप, यहाँ पे ऑल बॉर्डर्स। अभी तो यहाँ पे इन सबको एक्सप्लोर कर सकते हो क्या कैसे बिहेव करता है। अब जैसे डेटा जब आप लिख रहे होते हो, तो कई बार होता है कि आपको सेल का साइज इतना ही मिलता है, मगर आपका डेटा इससे ज्यादा हो सकता है। जैसे यहाँ पे मैंने इस तरीके से टोटल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट लिख दिया, मगर यहाँ पे दिखेगा कितना, सिर्फ टोटल QTY, और वो भी कट हो रहा है। तो जब आपके पास डेटा इतना सारा है मगर शो सिर्फ इतना ही हो पा रहा है, तो अपन यहाँ पे रिसाइज कर सकते हैं कॉलम्स और रोज को। रिसाइज करने के लिए जो ABCD लिखे हुए हैं, यहाँ पे अगर इनके नेम पे आप जाते हो, तो सबसे पहले तो आप सिलेक्ट करना देख सकते हो। यहाँ पे किसी भी सेल पे सिलेक्ट करते हो तो सेल सिलेक्ट होता है, मगर इसके नेम पे क्लिक कर दोगे ना तो पूरा कॉलम सिलेक्ट होता है। तो जब कॉलम वाइज ऑपरेशन करने होते हैं तो अपन इस पे क्लिक करके कॉलम को सिलेक्ट करते हैं। दूसरा, ये जो मल्टीपल कॉलम्स है उनके जैसे बीच में होवर करते हो तो माउस का कर्सर चेंज हो जाता है। ये जो कर्सर होता है ये बॉर्डर्स मतलब कि इनकी रिसाइज करने के लिए होता है। इसको होल्ड करके अगर अपन रिसाइज किया तो फिर आप इसे रिसाइज कर सकते हो। आप किसी भी कॉलम को आगे और पीछे कर सकते हो। अब जैसे जब आपको नहीं पता कि आपका डेटा कितना लार्ज है कितना नहीं है, तो इस पर डबल क्लिक करने से ऑटो रिसाइज हो जाता है। मतलब वो ऑटोमेटिकली पता करता है कि आपकी सबसे लॉन्गेस्ट वैल्यू कौन सी है और उसके बेसिस पे रिसाइज कर देता है। सेम चीज रो के साथ भी होती है। रो के जस्ट बीच में जाओ दोनों नंबर्स के और उसे रिसाइज कर सकते हो। अब दूसरे आते हैं अलाइनमेंट के। अलाइनमेंट होता क्या है? अलाइनमेंट किसी चीज की पोजीशन को कहते हैं, कि कोई चीज किस पोजीशन पे है उसको यहाँ पे अलाइनमेंट कहते हैं। अब जैसे इतना बड़ा सेल है, इस सेल में प्रोडक्ट कहाँ पे लिखा है? ये लेफ्ट तरफ नीचे कॉर्नर पे लिखा है। तो ये आपके इस बड़े सेल पे किस जगह पे पोजीशन पे आए उसको अलाइन करने के लिए आपके पास ये अलाइनमेंट का ग्रुप रहेगा। हाँ, अब यहाँ पे इसको चेंज करने के लिए आप यहाँ पे मल्टीपल एरोज देख सकते हो। यहाँ पे जैसे सेंटर पे कर दिया तो ये सेंटर पे आ जाएगा। आपको किस हाइट पे रखना है आप यहाँ से उसकी हाइट भी डिसाइड कर सकते हो। जैसे दोनों तरफ सेंटर कर दिया तो सेंटर पे आ जाएगा। यहाँ पे इसको आप एंगल पे भी कर सकते हो, जैसे वर्टिकली अरेंज करना है, हॉरिजॉन्टली रोटेट रखना है। हालांकि इतनी ज़्यादा मॉडिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अपने को बहुत सिंपल रखना रहता है। अभी के लिए जैसे मैं पूरा रिसाइज कर देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आता है वर्ड रैपिंग। वर्ड रैपिंग मतलब जैसे अगर मैं मेरे को इसका कॉलम का साइज इतना ही रखना था, ठीक है, ये जो प्रोडक्ट की क्वांटिटी वाला कॉलम है इतना ही रखना है, बट मेरा टेक्स्ट भी हाइड हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हो? इस टेक्स्ट पे क्लिक करके वर्ड रैप को यूज कर सकते हो। जैसे अगर मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ तो ये क्या करेगा? उसी सेल पे उस पूरे टेक्स्ट को रैप करके लिखने का ट्राई करेगा। तो वो जरूर एक थोड़ा सा साइज जरूर इंक्रीज कर देगा, मगर उस कॉलम की हाइट जरूर उतनी रहेगी। अब जैसे आप इसे एडजस्ट कर सकते हो और वो उस हिसाब से उसे एडजस्ट कर देगा। ठीक है, इसको ऑफ कर देंगे तो वापस नॉर्मल चीज हो जाती है।
अब जैसे आपको इसको टाइटल देना है, तो टाइटल देने के लिए आप चाहते हो कि पूरे ये तीनों सेल्स को कंबाइन करके इसका एक हेडिंग आ जाए, तो आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल सेल्स को सिलेक्ट करके कंबाइन सेल्स, मतलब यहाँ पे मर्ज सेल्स के ऑप्शन को क्लिक कर सकते हो। से अगर आप क्लिक करते हो तो अब देखोगे ये मल्टीपल सेल्स कंबाइन होकर एक सिंगल सेल आ गए। अब इस पे आप अपना टाइटल दे सकते हो, और फिर जो भी फॉर्मेटिंग करोगे पूरी इस टाइटल पे अप्लाई हो जाएगी। ये मुझे नहीं आया। इसके लिए पहले जितने सेल को आप सिलेक्ट, मतलब कंबाइन करके सिंगल बनाना चाहते हो, उतने सारे सिलेक्ट कर लो। उसके बाद फिर मर्ज एंड सेंटर के ऑप्शन को यूज कर सकते हो। आ गया? हम्म, ठीक है, ये वाले का इतना ज़्यादा यूज़ नहीं रहेगा, जैसे एज एनालिस्ट तो यूज़ नहीं रहेगा। जैसे आप एक शीट बना रहे हो जिसमें आप बस डेटा को इनपुट कर रखना चाह रहे हो, उसको थोड़ा फैंसी लुक वाइज बनाना है, तो फिर ये सारे ऑप्शन इतने इस्तेमाल होते हैं। नहीं तो फिर अच्छा, ये सीखना है। ओके। बाकी तो ये अंदर के जो डेटा एनालिस्ट वाले तो ठीक है, मुझे वही सीखना है क्योंकि मैं जहाँ अभी जॉब कर रही हूँ वहाँ पे अच्छा, कोटेशन वगैरह और ये सब ओके, चीजें। तो थोड़ा चीज़ें जमा के करना हाँ। वो मेन रहता है। ठीक है, काम आ जाएंगी। जैसे अभी अपन ने इसे मर्ज किया, इसे अनमर्ज भी कर सकते हैं, वापस से उस पर क्लिक करके उसे क्लिक कर दो, तो ये तीनों सेल सेपरेट भी हो जाते हैं। ठीक है। अब जैसे आपको कई सारे कॉलम्स को एक साथ रिसाइज करना होता है, क्योंकि कई बार ये जरूरत पड़ती है कि अब बहुत सारे कॉलम्स हैं, सब भी बिगड़े हुए हैं, तो उन सबको एक साथ कैसे कर सकते हो। अब जैसे मान लो ये सभी बहुत कम कम एरिया है और ये कुछ बहुत ज़्यादा है, तो इन तीनों को एक साथ करना है ना, तो आप इन तीनों को साथ में सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे बी को होल्ड करते हुए डी तक के चले गए अपन, मतलब इसको क्लिक होल्ड करना है और फिर डबल क्लिक कर दो किसी के भी बीच में जाके, तो सब एक साथ रिसाइज हो जाते हैं। अगर डबल क्लिक करते हो तो ऑटो रिसाइज होंगे, और अगर किसी को मैनुअली एडजस्ट करते हो तो तीनों सेम लेंथ पे हो जाएंगे। और अगर पूरी शीट में ही डेटा लिखा हुआ है, बहुत सारे कॉलम्स हैं, सभी बहुत अननेसेसरी साइज के हैं, तो इसका एक शॉर्टकट है, यहाँ पे एक सेंटर पे एक बटन मिलेगा आपको, इस पे क्लिक करना, मतलब पूरी शीट को सिलेक्ट करना, कंट्रोल ए प्रेस कर देना। उसके बाद किसी भी कॉलम पे आके डबल क्लिक कर दो, तो ऑटोमेटिकली सारे कॉलम रिसाइज हो जाएंगे। और रोज को रिसाइज करना है तो इसके रो पे आके किसी पे भी डबल क्लिक कर दो, तो सारी रोज ऑटोमेटिकली रिसाइज हो जाएंगी। रोज के लिए रो के बीच में आए और इस पे डबल क्लिक कर दो, हाँ सेम प्रोसेस। जैसे अगर रो की हाइट, जैसे सब रो को मैंने सेलेक्ट किया और इसकी हाइट थोड़ी सी इंक्रीज कर दी, तो इन सबको रिसाइज करना है तो सिर्फ इस पे क्लिक करो और इस पे डबल क्लिक कर दो, सब रिसाइज हो जाता है। सर एक बार दोबारा बताएं। कौन सा वाला पार्ट? ये रिसाइजिंग। सबको एक साथ करने के लिए आप यहाँ पे जो कॉलम्स और रोज के एकदम सेंटर पे एक बटन मिलेगा, इस पे क्लिक कर देना, तो ये पूरी शीट सेलेक्ट करने के लिए होता है। और फिर किसी भी कॉलम, मतलब किसी भी कॉलम के बीच वाले बस में जाना और इस एरो पे जाके क्लिक कर, डबल क्लिक कर देना, ओके। तो वो रिसाइज कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई एक शीट पे दिखाऊं, ये सब इतना सारा डेटा था और ये सब इस साइज में आ गया। अब जैसे कहीं पे ये मिसिंग है, कहीं पे डेटा मिसिंग है, अब इस पूरी शीट के डेटा को ही आपको रिसाइज करना था, तो सिंपल इस पे क्लिक किया और कॉलम पे किसी पे भी आके डबल क्लिक कर दिया, तो सब के सब एक साथ रिसाइज हो गए।
ठीक है, आप देखोगे यहाँ पे प्रोडक्ट नेम्स जो है वो उसमें अननेसेसरी स्पेस है। ये अननेसेसरी नहीं, इस कॉलम पे कोई ना कोई वैल्यू होगी जो इतनी लार्ज थी कि यहाँ तक के आ रही थी वो, इसलिए उसने यहाँ तक के क्या कर दिया, उसको रिसाइज कर दिया। ठीक है, ऑटोमेटिकली बेस्ट साइज जो होता है ना कॉलम के लिए वो एडजस्ट कर देता है। हालांकि अगर कुछ ऐसे अननेसेसरी मिलते हैं तो आप उसे रिसाइज करके ऐसे खुद से भी कर सकते हो। नेक्स्ट अपन आते हैं यहाँ पे डेटा टाइप पे। इसको समझने के लिए सबसे पहले तो अपन देखते हैं कि डेटा एक्चुअल में होता क्या है। ये डेटा एक्चुअल में होता क्या है, आप बता सकते हो? किसी भी चीज का डेटा, जैसे स्टूडेंट आईडी का डेटा हाँ। हो या फिर किसी रिकॉर्ड्स, हम्म, सारे रिकॉर्ड्स डेटा ही होते हैं। रिकॉर्ड्स, बेसिकली फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन अबाउट एनी ऑब्जेक्ट, पर्सन, लोकेशन, मतलब किसी भी पर्सन के बेस पे जो सबसे स्मॉलेस्ट रॉ फैक्ट्स होते हैं। जैसे अगर आपके पास कोई पर्सन खड़ा है तो इस पर्सन से रिलेटेड हर एक फैक्ट, जैसे इसका नेम है तो नेम एक डेटा है। ठीक है, इस पर्सन की एज क्या है, एज एक डेटा है। इसकी सैलरी क्या है, वो भी एक डेटा है। इसका फोन नंबर एक डेटा है। इस पर्सन का एजुकेशन, ये भी एक डेटा है। ठीक है, हर एक चीज एक डेटा ही होती है। अभी जो डेटा होता है इसमें कई जगह आपको सिमिलैरिटीज मिलेगी। कैसे? जैसे जो नेम है, जो एजुकेशन है, कॉलेज का नेम है, ये सब एक टेक्स्ट टाइप का डेटा होता है। इसको लिखने के लिए टेक्स्ट की जरूरत पड़ती है। इसका मतलब जितना भी डेटा आप जनरेट कर रहे हो वो कुछ ना कुछ कैटेगरी का होता है। जैसे एक हो गया टेक्स्ट टाइप का, जैसे ये वाला सैलरी, फोन नंबर, ये होते हैं नंबर्स टाइप के। ठीक है, जैसे इसकी डेट ऑफ बर्थ है, डीओबी, इसका ग्रेजुएशन डेट है, इसने किस दिन एम्प्लॉयमेंट ज्वाइन किया, किस दिन लीव करा, तो ये सब चीज डेट से रिलेटेड है। तो आपके पास एक डेट भी होता है। तो बेसिकली एज अ स्टार्टिंग में अपन पूरा डेटा, जितनी भी डेटा जनरेट होता है उसे 3 कैटेगरी में रख सकते हैं। पहला हो गया टेक्स्ट, दूसरा नंबर्स और फिर डेट भी हो जाता है। ठीक है, जब आप सेल में डेटा को एंटर कर रहे होते हो तो ये डेटा एंटर करते वक्त आपको बताना पड़ता है कि जो सेल है ये तीनों में से किसी एक टाइप के डेटा को होल्ड कर सकता है। ठीक है, एक समय पे एक ही डेटा टाइप को होल्ड करती है चीजें। जैसे अगर मेरे को किसी का नेम लिखना है तो ये एक टेक्स्ट टाइप के डेटा में आ जाता है। अगर मेरे को उसकी एज एंटर करना है, जैसे 23 मैंने एंटर किया, तो वो एक नंबर टाइप के में आ जाता है। इसमें आप एक चीज आइडेंटिफिकेशन के लिए कर सकते हो कि जब नेम लिखा तो नेम ऑटोमेटिकली कहाँ पे आया, वो लेफ्ट अलाइन हुआ। जो नंबर लिखा एज, वो राइट अलाइन हुई। ये एक इंडिकेशन होता है एक्सेल का कि आप पहचान सकते हो कि कौन सा नंबर है, कौन सा एक टेक्स्ट है। अगर 23 आपको यहाँ पे मिल रहा है इसका मतलब वो टेक्स्ट है। जैसे अगर मैंने यहाँ पे 23 लिख दूँ तो ये दिखेगा नंबर की तरह, मगर ये है कहाँ पे, टेक्स्ट पे। वो क्योंकि उस पर एक छोटा सा कोट आ गया इसलिए वो इधर आ गया। अगर इसको मैं हटा देता तो ये नंबर राइट तरफ जाता। ये जो सेंटर वाला पार्ट होता है नंबर का, ये डिसाइड करता है डेटा टाइप। जैसे ये जो नंबर है, अगर इसको ड्रॉप डाउन करते हो तो आप देख सकते हो यहाँ पे नंबर्स का मिल जाएगा आपको। जैसे कहीं पे टेक्स्ट मिलेगा, कहीं पे डेट्स मिलेंगी और नंबर्स भी मिल जाते हैं। तो ये एक नंबर था। ये जो है ये एक टेक्स्ट टाइप का है। मोस्टली एक्सेल पे, हाँ नंबर में ही मिलेगा। हाँ, वो उस ग्रुप का नाम नंबर है मगर वो है डेटा टाइप का ग्रुप। उसमें डेटा टाइप को मैनेज करने के पार्ट्स हैं सारे, मतलब टूल्स हैं। मोस्टली जब आप एक्सेल में कुछ लिख रहे होते हो ना तो वो जनरल टाइप के डेटा में चले जाता है। जनरल बेसिकली हर चीज़ को मैनेज कर लेता है। जनरल में नंबर भी मैनेज हो जाते हैं, टेक्स्ट भी, सब कुछ मैनेज हो जाता है। डेट जब आप लिख रहे हो, जैसे मैंने आज की तारीख लिख दी 10 मार्च 26 और इसे एंटर कर दिया, तो ये ऑटोमेटिकली आप देखोगे डेट डेटा टाइप में चले गई। मतलब इसको सेट करने की जरूरत नहीं पड़ी, ये इसने ऑटोमेटिकली कंसिडर कर लिया।
और इसने ऑटोमेटिकली 2026 भी लिख दिया। ठीक है, तो हर एक सेल पे जो भी आप डेटा को स्टोर कर रहे हो वो उसका सही डेटा टाइप में होना चाहिए। मगर ऐसा होना क्यों चाहिए? वो इसलिए क्योंकि अभी अपन ने स्टार्टिंग करी, मगर आगे जाके आप कई सारे ऑपरेशन करोगे। टेक्स्ट को क्लीन करने के ऑपरेशन होंगे, नंबर्स में कैलकुलेशन के होंगे, डेट्स में भी कैलकुलेशन वगैरह अप्लाई करते हो। तो ये कैलकुलेशन आपके सही काम करें, इसलिए उसका डेटा भी सही डेटा टाइप में होना जरूरी है। क्योंकि वो वाले फीचर्स जो टेक्स्ट डेटा टाइप में काम करते हैं वो उसी डेटा पे काम करेंगे जो टेक्स्ट डेटा टाइप में होगा। अगर नंबर को टेक्स्ट की तरह बिहेव करवाओगे तो वो काम नहीं करेगा। अगर दो टेक्स्ट के बीच में मैं प्लस कर रहा हूं तो वो काम नहीं करेगा। पर अगर मेरे को अर्थमेटिक ऑपरेटर्स यूज करना है, प्लस माइनस इंटू डिवाइड, तो वो होना चाहिए, वो नंबर्स में ही होने चाहिए। ये वाली प्रॉब्लम आपको आगे जाके ज्यादा फेस करने को मिलती है जब प्रोग्रामिंग पे आते हैं। अभी इतने ज्यादा नहीं है क्योंकि एक्सेल बहुत स्मार्ट है। एक्सेल कई सारी चीजें हैंडल कर लेता है। जैसे मेरे को इसको बताना भी नहीं पड़ता कि मैंने नंबर लिखा है, वो नंबर को कंसिडर भी कर लेगा। बाकी टूल्स इतने नहीं होते, जैसे एसक्यूएल है, पाइथन है, वो इतने वो नहीं होते, उनको बताना पड़ता है स्पेसिफिक। एक्सेल में एक स्पेसिफिक टाइप का एक और मिलता है, परसेंटेज। जैसे अगर मेरे को 15% लिखना है तो मैं यहाँ पे 15% साइन लगा सकता हूँ। जैसे मैंने 15% लिखा और एंटर कर दिया तो आप देखोगे नंबर की कैटेगरी में गया और ये किस में चला गया, परसेंटेज। जब भी आपको चीज़ों को परसेंटेज में शो करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हो। अच्छा, परसेंटेज में वर्क करने के पहले ये बता सकते हो इसे परसेंट क्यों कहते हैं? आपका क्वेश्चन नहीं समझ रहा। इसको अपन परसेंट कहते हैं, हाँ, मगर इसको परसेंट में ये सेंट का मतलब क्या होता है? परसेंटेज हाँ। मतलब क्या होता है? हाँ, तो उसमें किसी चीज का पार्टिसिपेट मतलब पार्ट निकालते हैं हाँ, तो वो परसेंटेज होता है ना। हाँ, वो परसेंट होता है। बेसिकली जो 15 लिखा है ना, ये पर सेंट है। सेंट का जो मतलब होता है ना, वो पर 100 होता है। ठीक है, ये जो वैल्यू अपने को मिली है ये बेसिकली पर 100 है। इसका मतलब अगर 100 पार्ट है तो उसके 15वां हिस्सा है ये। ठीक है, मगर जब कैलकुलेशन करते हैं तब अपन इसको इस तरीके से लिखते हैं। जैसे मेरे को 2000 का 15% निकालना है तो मैं 15/100 लिखता हूँ। ये फॉर्मूला होता है। एक्सेल में आप इसको दो तरीके से कर सकते हो। सबसे पहला, अगर 2000 का 15% निकालना है तो 2000 मल्टीप्लाई बाय 15%। अगर जैसे आप परसेंट सिंबल लगा देते हो ना तो ऑटोमेटिकली अपॉन 100 को कंसिडर कर लेता है। या फिर अगर मैं इसको पहले ही सॉल्व कर दूं तो ये क्या हो जाएगा फिर 0.15। तो 0.15 जो है ये एक नंबर के फॉर्म में होगा, बट स्टिल ये परसेंटेज की तरह ही कंसिडर किया जाता है। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे 0.15 लिख दूं तो वो जनरल पे है, बट स्टिल ये क्या है, एक नंबर के फॉर्म में है। मगर जैसे ही 0.15 को अगर मैं परसेंटेज में चेंज कर दूंगा तो वो ऑटोमेटिकली 15% पे आ जाता है। ठीक है, तो परसेंट का बिहेवियर थोड़ा इस तरीके का रहेगा यहाँ पे। और अगर डायरेक्ट कैलकुलेशन करना है, जैसे मेरे को, हालांकि अपन कैलकुलेशन पे आगे आएंगे, मगर यहाँ पे परसेंटेज को आप इसी तरीके से डील कर दो। मतलब कोई भी वर्ड, मतलब नंबर लिखो और उसके आगे परसेंट साइन लगा दो। अब जैसे मैंने यहाँ पे $500 लिखा है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे 700 रुपीज लिखा है। तो अभी आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल है कि कौन सा डॉलर था और कौन सा रुपी है। आप यहाँ पे है ना, ये चाहे नंबर्स हैं बट स्टिल आप इनको एज अ करेंसी शो कर सकते हो यहाँ पे। जैसे इसको डॉलर की तरह शो करना है तो आप यहाँ पे करेंसी वाला सिंबल देखोगे। अगर उस पर आप क्लिक कर देते हो तो ये ऑटोमेटिकली इसको जो मोस्ट यूज करेंसी होती है उस पर कन्वर्ट कर देगा। मगर मेरे को इसे डॉलर में करना था तो ड्रॉप डाउन पे जाके आप इसे डॉलर सेलेक्ट कर सकते हो। ये जो ड्रॉप डाउन वाला साइन होगा उसमें कुछ मोस्ट यूज आ जाते हैं मगर सारे नहीं आएंगे। सब अगर चाहिए तो आप मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट पे जा सकते हो। अगर आप मोर पे आते हो और फिर जैसे यहाँ पे मल्टीपल कैटेगरीज हैं
आपका डेटा किस कैटेगरी में आता है पहले उसको सिलेक्ट कर लो कि वो डेट है, टाइम है, अपना करेंसी है। तो अपन ने करेंसी वाले ग्रुप को सिलेक्ट किया। राइट तरफ आप सैंपल देख सकते हो कि ये कुछ इस तरीके का शो करेगा। अब डॉट के बाद कितने डेसिमल प्लेस है और यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। जैसे अगर मैंने इसे 0 की जगह हटा दिया तो वहाँ पे कोई डेसिमल प्लेस शो नहीं होगा। सिंबल कौन सा रखना है, सिंबल इस लिस्ट से आप सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे नियरली सारे मिल जाएंगे आपको। ठीक है, आपने सिंबल सेलेक्ट कर लिया और फिर लास्ट में ओके कर दिया तो वो सेल फिर उस तरीके से शो करेगा डेटा को। ठीक है, और उसको सिलेक्ट करने के बाद ऊपर आपको करेंसी दिख जाएगा उसका। डेटा पे क्लिक किया, जिसको चेंज करना चाहते हो यहाँ पे, इधर आप यहाँ पे भी जा सकते हो। इस पे क्लिक किया और यहाँ पे अगर नहीं मिलता है तो मोर नंबर फॉर्मेट्स पे क्लिक कर दो और यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो करेंसी वाली कैटेगरी को और फिर इस वाले सेक्शन को कंट्रोल कर सकते हो सिंबल और डेसिमल प्लेस कंट्रोल करने के लिए। करेंसी में गए हाँ, और फिर क्या करना है? डेसिमल प्लेस को आगे पीछे कर सकते हो, कम ज़्यादा। ऊपर सैंपल देखते रहा करो, सैंपल देखोगे ना तो आपको क्लियर समझ में आएगा कि वो किस तरीके का दिखेगा डेटा। नीचे सिंबल चेंज कर सकते हो। ठीक है, और इसमें ये थोड़ा सा फॉर्मेटिंग भी कर देगा। जैसे आपने माइनस में कुछ अमाउंट लिखा तो वो रेड कलर से शो कर देगा। आ गया। इसके बाद और भी ऑप्शन है, जैसे यहाँ पे कोई बहुत लार्ज नंबर लिख रहे हो आप, ठीक है। अब इसको है ना डायरेक्टली रीड करना थोड़ा मुश्किल होता है कि लैक्स में है, कितने करोड़ हैं, कितने लैक्स हैं। तो यहाँ पे जो कॉमा सेपरेट है ना, आप उसको यूज कर सकते हो। जैसे इस पर क्लिक कर दोगे तो वैल्यूज कॉमा सेपरेट हो जाती हैं। जैसे अभी ये पता कर सकते हो आप कि 23 लैक्स है, ठीक है। $100 में $100 अच्छा, आप उसी को यूज कर रहे हो, मैंने नीचे कहीं पे लिख दिया था ना अमाउंट। नीचे भी सिलेक्ट करके लिखा तो डॉलर में है। अच्छा, तो थोड़ा सा उससे थोड़ा और दूर कर देना। अगर जस्ट उसके आगे पीछे करोगे ना तो उसे सेम कंसिडर कर लेता है। और जैसे कोई डेसिमल में वैल्यूज है, जैसे 6 पॉइंट, इस टाइप से। ठीक है, जैसे कोई डेसिमल में वैल्यूज है तो उसमें कितनी डेसिमल तक के आप रखना है वो यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। जैसे आप वैल्यूज को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो तो राउंड अप करता रहेगा। अब जो अपन ने चेंजेस करे हैं, जितनी चीजें बनाई हैं, उसको सेव करने के लिए अपने पास अपन फाइल बना चुके हैं। सेव एज कर दिया, सिर्फ एक ही बार सेव एज करना होता है, फिर आप कंट्रोल एस करके शॉर्टकट यूज कर सकते हो इस फाइल को सेव करने के लिए। तो आपने जितनी चीजें अभी तक करी है ना वो सब सेव हो जाएंगी। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास से अपन इसके आगे का देख लेंगे।